हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 7 के साइंस बुक को पढ़ रहे थे। क्लास 7 का साइंस बुक फ्यूचर किड्स साइंस पढ़ रहे थे, जिसके हम लोग 7th चैप्टर को पढ़ रहे थे, वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। उसे हम पढ़ रहे थे। उसका हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है, वेदर, व्हाट कॉजेज वेदर चेंज, क्लाइमेट, ये सब हम लोग सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। ठीक है, हम लोग उसको रीड करेंगे। The climate of any place determines what plants will grow there and what types of animals will dwell there. Every place on earth has a distinctive climate which influences the biotic or living and abiotic or physical factors of our environment. Many plants and animals make some adjustment according to their environment for their survival. The presence of specific features which enables an animal or plant to live in a particular habitat is called adaptation. Adaptation enables plants and animals to withstand climate of their region, such as extreme cold or hot climate or saline or fresh water. Adaptations can be temporary or permanent. Temporary adaptation. The adaptations attained for a short period of time for living are known as temporary adaptations. For example, chameleon can change its skin color according to its surroundings to escape detection from enemy, and this is called camouflage. Permanent adaptation. The kind of adaptations which are attained by the species and later that adaptation is passed on to their offspring is known as permanent adaptations. For example, we human beings are the adapted and altered species of apes. A long winter sleep is called hibernation, that is temporary adaptation. अब है कि हम लोग अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट पढ़ेंगे कि अलग अलग जगह के मौसम के हिसाब से, ठीक है, वहाँ का जैसा लंबे समय का मौसम जो रहता है उसके हिसाब से एनिमल्स ने अपने आप में क्या चेंजेस कर लिया है ताकि वो उस क्लाइमेट में एडजस्ट करके रह सके। ठीक है, किसी भी जगह का मौसम जैसा रहेगा उसी के हिसाब से वहाँ पे पौधे उगते हैं और उसी के हिसाब से उस तरह के एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि बर्फीली जगह पे आम के पेड़ दिखाई दे, जहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है तो क्या दिखाई देंगे? नहीं, वहाँ पे फर, पाइन, स्प्रूस, वो सब पेड़ दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो है जैसा क्लाइमेट होगा उस हिसाब से वहाँ पौधे उगते हैं और उसी हिसाब से एनिमल्स वहाँ पे अपने आप को अडॉप्ट भी करते हैं, अपने आप को अपने बॉडी में ऐसा चेंजेस लाते हैं, अपना ईटिंग हैबिट्स में, स्लीपिंग हैबिट्स में चेंज लाते हैं कि वो वहाँ रह सके। ठीक है, हमारे अर्थ में, हमारे पृथ्वी पे हर जगह डिस्टिंक्टिव क्लाइमेट है, अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, जिसके कारण जो है देखिए हमारे अर्थ को हम लोग अगर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कुछ बायोटिक कंपोनेंट होता है जो कि जीवित है, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, वो सब जीवित कंपोनेंट है, और कुछ एबायोटिक है जैसे कि हवा, ज़मीन, है ना, एटमॉस्फेयर और वाटर और जो लैंड है। ठीक है, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। यानी पृथ्वी के ऊपर दो तरह के कंपोनेंट है, बायोटिक जो जीवित है और एबायोटिक जो जीवित नहीं है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पे क्या है कि अलग अलग तरह के मौसम है अलग अलग जगह पे, जिसके कारण वो बायोटिक कंपोनेंट पे भी असर डालता है और एबायोटिक कंपोनेंट पे भी असर डालता है, जीवित कंपोनेंट्स पे भी असर डालता है, हाँ, जीवित कारकों पे भी, और एबायोटिक कंपोनेंट्स पे भी असर डालता है। एबायोटिक को और एक नाम हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट बोलेंगे, जैसे ज़मीन, हवा, पानी, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, सारे जो है बहुत मैक्सिमम प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कैसे? अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से, ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो वहाँ पे जी सके, इसलिए वो अपने आप को वैसा एडजस्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, लोटस जो होता है उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, पत्ते के ऊपर थोड़ा वैक्सी सरफेस होता है ना, ताकि पानी उस पर जब नहीं जाए और वो सड़ नहीं जाए, पानी उसके ऊपर से स्लिप कर करके निकल जाए, इसलिए थोड़ा ऑयली उसका सरफेस होता है। ठीक है, तो इस तरह हर प्लांट्स एनिमल्स अपने आप को अडॉप्ट किया, अपने बॉडी में अपने सारे हैबिट्स में चेंजेस लाया है ताकि एनवायरनमेंट के साथ वो रह सके। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि अडॉप्टेशन का डेफिनेशन क्या है, तो आप यही बोलेंगे कि कोई स्पेसिफिक फीचर्स जो कि किसी एनिमल में प्रेजेंट है, एनिमल या प्लांट में प्रेजेंट है, जो कि उसको मदद कर रहा है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए, वो अडॉप्टेशन कहलाएगा। हैबिटेट आप लोग पहले भी बहुत बार पढ़े हैं। हैबिटेट क्या होता है? वो एनिमल और प्लांट का वह घर जिसमें कि आसपास उसके खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, हाँ, और उसके लिए जीने की सारी ज़रूरतें मौजूद हैं, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। जैसे वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट क्या है? जंगल है ना। तो एक मेढक का हैबिटेट क्या होगा? उसका एक पॉन्ड या लेक होगा। तो
हैबिटेट में रहने के लिए जो एनिमल्स के बॉडी में स्पेसिफिक फीचर्स आते हैं, हाँ, तरह तरह के स्पेशल फीचर्स आते हैं जो कि उससे मदद करते हैं उस हैबिटेट में रहने के लिए, वही एडॉप्टेशन कहलाता है। एडॉप्टेशन जो है वह मदद करता है प्लांट और एनिमल को, उनको ये मदद करता है ताकि वो उस रीजन का, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, वहाँ के क्लाइमेट को वो सह सके, विथस्टैंड कर सके, उस क्लाइमेट को वो सह सके, क्लाइमेट के हिसाब से जीवित रह सके। हाँ, इसीलिए उनके बॉडी में एडॉप्टेशन आता है। जैसे कि अगर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है, बहुत ही ठंडी जगह है, बर्फीली जगह है, या एक्सट्रीम हॉट है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है, ठीक है, या फिर सेलाइन वाटर है, समुद्र का नमकीन पानी है, या फ्रेश वाटर है, ताज़ा नदी का पानी है, तो वो सारी जगहों में रहने के लिए मनुष्य, एनिमल्स में या जिसमें भी, जो भी लिविंग क्रीचर में जो स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप होते हैं उनके बॉडी में, वही कहलाते हैं एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है, दो तरीके का हो सकता है, टेम्प्रेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। टेम्प्रेरी है कि चलो अभी क्लाइमेट जहाँ, अब जिस जगह पे हम गए वहाँ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तुरंत थोड़ा चेंज कर लिया बॉडी में, फिर वो बाद में वो हमेशा नहीं रहेगा, वो चेंज फिर हम जब चाहेंगे ख़त्म कर लेंगे। और परमानेंट ऐसा चेंजेस हमारे बॉडी में आएगा जो हमेशा के लिए रह जाएगा उस क्लाइमेट में रहने के लिए। जैसे कि चैमेलियन आप जानते हैं, है ना, ये जो गार्डन में मोटा मोटा वाला बड़ा बड़ा लिजर्ड जो दिखाई देता है, चैमेलियन जो होता है, या कैमेलियन भी बहुत लोग बोलते हैं उसको। वो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब वो चट्टान के ऊपर बैठा रहता है, ग्रे कलर के, अगर पत्थर के ऊपर बैठा रहता है तो अपने बॉडी को वो ग्रे कलर में चेंज कर लेता है। पत्ते के ऊपर बैठा हुआ है तो अपने बॉडी को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। रेड पत्थर के ऊपर बैठा है तो अपने बॉडी को रेड कलर में चेंज कर देता है। यानी चैमेलियन जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस एनवायरनमेंट में अपने बॉडी कलर को चेंज कर देता है, ताकि जो दूर से कोई उसको अटैक करेगा, कोई एनिमी, मान लीजिए कोई सांप उसे खाने आ रहा है या कोई मनुष्य उसको मारने आ रहा है, वो उसे देख ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पत्थर के ही कलर के जैसा वो चुपचाप होकर बैठा रहता है, हिलता भी नहीं है, तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि वहाँ कोई चैमेलियन है। आपने अक्सर ये देखा होगा, डार्क ग्रीन कलर का भी हो जाता है, तो ये जानना मुश्किल होता है। तो ये क्या है, ये उसका टेम्प्ररी अडाप्टेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो लाल पत्थर से हटेगा वो तुरंत अपने कलर को दूसरे कलर में ले आता है, ठीक है, नॉर्मल अपना जो कलर है उसमें आ जाता है। तो ये है कि सब ये टेम्प्ररी अडाप्टेशन है। अब परमानेंट अडाप्टेशन क्या हुआ कि कोई भी प्लांट या एनिमल में ऐसा चेंजेस आया उसके बॉडी में जो कि उसके में तो आया, उसके बाद उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, माने उसके जो आने वाले बच्चे सब हैं, उनमें भी वो चेंज आएगा। क्यों? ताकि वो उस रीजन के क्लाइमेट में वो लोग रह सके, ठीक है, और वो चेंज हमेशा से रह जाएगा उनके बॉडी में, वो परमानेंट अडॉप्टेशन है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं, क्या था बोलते हैं ना, ह्यूमन बींग्स बंदरों से विकसित हुए हैं, एप्स जो होते हैं, हाँ, जैसे गोरिल्ला, ओरंगुटांग, लंगूर, ये सब से हम लोग डेवलप हुए हैं। तो ये एप्स कैसे थे, पहले वो चार पैरों पे ज़मीन पे रख के वो चलते थे। फिर मनुष्य ने अपने आप को खाना ढूंढने को उसको ज़रूरत हो रहा था, चलने में उसे दिक्कत हो रही थी, तो उसका बॉडी अडॉप्ट हुआ एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसे ऊंची ऊंची जगहों से खाना निकालना पड़ता था। धीरे धीरे उसके 2 हाथ ऊपर की ओर आ गए, है ना, अब वह 2 पैरों पे चलता है, 2 हाथ ऊपर रहते हैं। तो हम लोग मनुष्य में भी अडॉप्टेशन हुआ है एप्स से, और ये क्या है, ये एक तरह का परमानेंट अडॉप्टेशन है, ठीक है। हम लोग यानी एप्स प्रजाति के ही ऑल्टर्ड स्पीसीज़ है, यानी चेंज हुए एप्स के ही हम मनुष्य बने हुए हैं, जो एप्स में चेंजेस आया, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। इसी तरह देखा होगा आपने कि जब ठंड का सीज़न होता है तो बहुत दिन तक जो है ना मेढक दिखाई नहीं देते हैं जब ठंड का सीज़न आता है, या कोई जैसे बर्फीली जगह के जैसे पोलर बियर हैं, वो बहुत लंबे समय के लिए सोने के लिए चले जाते हैं ठंड के समय में। क्यों? कोई जानवर जो है सो जाते हैं, क्योंकि उसमें खाने की कमी रहती है। वो पहले गर्मियों के समय में बहुत खाना खा लेते हैं, उनके बॉडी में फैट्स जमा हो जाता है और वो लंबे 2-4 महीने सोते रहते हैं, तो वो जो फैट्स है वो ही यूज़ हो जाता है, उनको खाने के रूप में सोते समय एनर्जी देता रहता है, और वो लंबे समय तक सोते रहते हैं जब तक ठंड का मौसम पार नहीं हो जाता है। उसे कहते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। वो भी क्या है, टेम्प्ररी अडॉप्टेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ठंड का समय पार होगा वो फिर से हाइबरनेट और नहीं करेंगे, वो उठ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये एक तरह का टेम्प्ररी अडॉप्टेशन है। अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू हॉट क्लाइमेट
A desert is an example of extreme climatic condition. It receives very less rainfall and large amount of sunlight. Therefore, plants and animals have to adapt to such conditions. The animals in such regions hide in shady places in the daylight and come out at night. This way they avoid the high temperature in the day. These animals are called nocturnal animals. Camel. Camel is called the ship of the desert, following the features of a camel that helps it to adapt to its surroundings. It has broad feet, helping it to walk easily on the soft sand without sinking. It can store food but not water, as many think, in its hump. It can store water in its blood. This helps it to stay without food or water for many days at a stretch. It has thick lips which enable it to eat prickly desert plants without pain. It has long eyelashes that keep the sand out. It can shut its nostrils to keep out sand. It has long legs that keep the sand's heat away from its body. It has long hair that keeps it warm during the cold desert nights. It has an extra transparent eyelid in each eye that can move from side to side to remove the sand. It can see while walking through sandstorms with this eyelid closed over its eyes. ठीक है, तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू हॉट क्लाइमेट की गर्म मौसम जहाँ पे रहेगा, बहुत ही गर्म मौसम जहाँ पे रहेगा, वहाँ पे एनिमल्स ने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया है। देखिए, गर्म मौसम वाला क्लाइमेट की जगह एक क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है। डेजर्ट एक एग्जाम्पल है ऐसा एक्सट्रीम क्लाइमेट का जहाँ बहुत ही गर्मी रहती है। ठीक है, वहाँ बहुत कम बारिश होती है, बहुत धूप पड़ती है। ठीक है, इसीलिए वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स ने अपने आप को वैसे ही अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना, डेजर्ट में बहुत सारे ऐसे सांप और चूहे होते हैं जो कि रात के समय निकलते हैं जब ठंडक हो जाती है, रेत के ऊपर ठंड पड़ जाती है, सैंड के ऊपर, तब वह रात में निकलते हैं। दिन के समय वो उस रेत के बिल में छिपे रहते हैं, होल्स में छिपे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह एनिमल्स ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। ऐसे जगहों पे एनिमल्स अपने आप को छाया वाली जगह में छिपा के रखते हैं दिन के समय, और सिर्फ रात के समय निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के समय में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ऊंचा तापमान होता है, उससे बचने के लिए वो अपने आप को दिन के समय छाया वाले जगह में बचा के रखते हैं। तो ऐसे जानवर जो सिर्फ रात में निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, जो रात के समय निकलते हैं। अब कैमल जो है, ऊँट है ना, उसे क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रेगिस्तान में इतनी अच्छी तरीके से रह पाता है, वही एक जानवर है जो सबसे अच्छे से रेगिस्तान में रह पाता है। अब उसमें क्या ऐसे फीचर्स उसके बॉडी में चेंज हुए हैं जो कि उसे अपने सराउंडिंग्स में अडॉप्ट करने में मदद कर रहे हैं। वो सराउंडिंग्स के साथ एडजस्ट हो पा रहा है, रेगिस्तान के सराउंडिंग्स के साथ। उसके जो पैर हैं वो बहुत, जो नीचे फीट है वो बहुत ब्रॉड है, फैले हुए हैं, ताकि वो जो है सैंड के ऊपर आराम से चल सके। सैंड क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना, जब हम लोग पैर रखते हैं तो हमारे पैर अंदर घुसने लगते हैं ना सैंड के अंदर, तो उसके पैर काफ़ी चौड़े होते हैं ताकि वो सैंड पे चल सके और उसके पैर जो हैं बालू के भीतर, रेत के भीतर डूब नहीं जाए, सिंक नहीं कर जाए, अंदर घुस नहीं जाए। इसलिए उसके पैर काफ़ी चौड़े होते हैं ताकि वो आराम से, ब्रॉड होते हैं, वो आराम से रेत पे चल सके। ठीक है, अब है कैमल के पीठ के ऊपर एक हम्प होता है, एक कुबड़ निकला हुआ रहता है। तो लोग सोचते हैं कि वह उसमें पानी जमा करके रखता है, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि कैमल एक बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी पी सकता है। ठीक है, तो छोटे से हम लोग यही समझते थे कि उस हम्प में वह पानी जमा करके रखता है, पर ऐसा नहीं है। उस हम्प में जब जो है कैमल को खाना जब मिलता है, बहुत घास वास एक जगह पे मिल जाए, तो वो बहुत अमाउंट में घास, पत्तियाँ वगैरह खा लेता है। हाँ, और वह फैट्स के रूप में उसके उस हम्प में, उस कुबड़ में जमा होकर रहते हैं। ठीक है, इसी तरह वह एक बार बहुत पानी पी लेता है और वो पानी जो है उसके बॉडी में ब्लड में जमा होकर रहता है। ठीक है, तो इस तरह उसके बाद कई दिनों तक, मान लीजिए 8-10 दिन तक उसे खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, तो वह जीवित रह सकता है। वह अपने ब्लड के पानी को यूज़ करता रहता है और उस हम्प में जो फूड फैट्स में चेंज हुआ उसको वह यूज़ करता रहता है। इस तरह काफ़ी दिनों तक बिना खाए पिए भी वह जीवित रह जाता है। ठीक है, ये उसका एक अडॉप्टेशन है। नेक्स्ट अडॉप्टेशन क्या है, उसके जो लिप्स हैं, होंठ जो हैं वो काफ़ी मोटे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, डेजर्ट में थोड़ी नरम पेड़ पौधे बहुत मिलते हैं। डेजर्ट में ज़्यादातर कैक्टस जैसे प्रिकली
प्लांट्स मिलते हैं, कांटे वाले प्लांट्स मिलते हैं, तो उसके जो मोटे मोटे होंठ होते हैं उससे वह उन कांटों वाले प्लांट को, प्रिकली डेजर्ट प्लांट को वह खा सकता है, उससे चोट भी नहीं लगेगी, दर्द नहीं होगी, इसलिए उसके होंठ मोटे मोटे होते हैं। और कैमल की जो आँखें होती हैं, उनकी जो पलकें होती हैं, आई लैशेज़ होती हैं, वो काफ़ी लंबी लंबी होती है ताकि वो उनके आँखों को ढक दे और धूल रेत जो है वो उसकी आँखों में नहीं जाए। ठीक है, रेत को दूर रखने के लिए उनकी आई लैशेज़ लंबी लंबी होती है। साथ ही उनकी जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नाक के जो होल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स, नासिका जो होते, तो वो भी जो है वो चाहे तो वो उन्हें बंद बीच बीच में कर सकता है ताकि वह धूल घुस नहीं जाए उसके नाक में। ठीक है, तो उसकी बॉडी में कितना चेंजेस हुआ है ताकि वह रेगिस्तान में रह सके। साथ ही साथ उसके पैर काफ़ी लंबे होते हैं, ऊँट बहुत लंबा होता है ना, तो उसके पैर काफ़ी लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे जो गर्म रेत है उससे उसके जो नीचे का फीट गर्म हो जाता है, वह गर्मी फिर ऊपर उसके बॉडी में नहीं चला जाए। ठीक है, उसके बॉडी से दूर है, जब तक वह गर्मी ऊपर जाने लगेगा इतने लंबे पैर है कि ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो वह गर्मी उसके बॉडी में नहीं चल जाए, इसलिए उसके पैर काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। अब कैमल के बॉडी पे लंबे लंबे बाल होते हैं। ठीक है, लॉन्ग हेयर रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेजर्ट में जो है दिन के समय बहुत गर्मी लगती है और रात के समय बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, तो रात के समय अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उसके शरीर में लंबे लंबे बाल होते हैं, जिससे वह रात के समय अपने बॉडी को गर्म रखता है। ठीक है, और एक चीज़ है, उसके आँखों में जो है आईलिड है, आँख की जो ये होती है ना, आँख के ऊपर का पोर्शन, जो आँख को हम लोग जब सोते हैं तो जो ढक देता है हमारे आँख को, आईलिड जो है। ठीक है, तो उसके पास एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड है, मतलब उसके पास एक आईलिड तो है जो उसकी आँखें ढक देती है, एक और आईलिड है जो कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि जिससे उसे आर पार दिखाई तो देगा पर उसकी आँखें ढक जाएंगी, वो अपनी आँखों को उससे ढक लेगा पर फिर भी उसे आर पार दिखाई देगा। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा आईलिड है उसके पास, और वो आईलिड जो है वो एक साइड से, लेफ़्ट से राइट साइड, वो इधर उधर हिला सकता है उस आईलिड को। ठीक है, ताकि अगर उसके आँखों में बालू घुस गया है, रेत घुस गया, तो उसे वह निकाल सके। तो वो एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी आईलिड है उसका, आँख के ढक्कन है, जैसे कि वह साइड साइड हिला सकता है और आँखों से रेत निकाल सकता है। और वह ट्रांसपेरेंट आईलिड से अपनी आँखों को ढक देगा, और जब रेत में बहुत बड़े बड़े तूफ़ान आएंगे, रेतीले तूफ़ान आएंगे, तब भी उसे दिखाई देगा और वह चलता रहेगा। इस तरह उसकी आँखें ढकी रहेंगी, आँखों में धूल चलता भी रहेगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये हमने पढ़ा कि कैमल के बारे में अडॉप्टेशंस था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। Tropical rainforests are situated near the equator. The climate is hot, humid and wet almost throughout the year. During summer, the temperature may rise up to 40 degrees Celsius, and during winters, the temperature does not dip less than 15 degrees Celsius. The length of the day and night remain equal, that is, day and night are 12 hours long each. They get plenty of rainfall. A large variety of plant and animal species are found in tropical rainforests. Example of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. Tropical rainforests in India are found in Western Ghats and Assam. अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन होते हैं वहाँ पे एनिमल्स ने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया है। देखिए, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है वो कहाँ पे होते हैं? इक्वेटर से लेके जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हाँ, उससे थोड़ी दूर और ऊपर तक, इधर भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थोड़े नीचे तक। ठीक है, तो वहाँ तक का एरिया ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि आपका इक्वेटर्स के पास से जो है, इक्वेटर से मतलब 15-20 डिग्री के पास से शुरू होके आपका जो है 30 डिग्री तक का जो लैटिट्यूड है, उस बीच के एरिया को आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन कह सकते हैं। वहाँ क्या रहती है? ऐसे जगह पे क्लाइमेट कैसा रहता है? बहुत ही गर्म रहता है, ह्यूमिड रहता है। क्यों? क्योंकि वो एयर में बहुत मॉइस्चर रहता है, बारिश होती रहती है वहाँ पे, एंड वेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वहाँ पे बारिश बीच बीच में होती रहती है, तो एयर में बहुत मॉइस्चर रहता है, तो वो ह्यूमिड होता है और काफ़ी थोड़ी गर्मी भी होती है क्योंकि इक्वेटर के पास है। गर्मियों के दिन में तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। गर्मियों के दिनों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में 40 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है, और
ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, 15 डिग्री सेल्सियस से और नीचे नहीं जाता है टेम्परेचर, 15 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। साथ ही साथ रात और दिन का जो समय रहता है वो इक्वल होता है ना, 12 घंटे का दिन भी रहेगा, 12 घंटे की भी रात रहेगी ऑलमोस्ट, है ना, ऐसे ही सेम रहता है। इसी तरह ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में काफ़ी बारिश मिलती, पूरे साल उन्हें बारिश मिलती रहती है। इसलिए ऐसे एरिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बहुत तरह तरह के वैरायटी ऑफ पौधे भी मिलते हैं, एनिमल्स भी मिलते हैं, क्योंकि बारिश मिलती होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, एनिमल्स को खाने के लिए बहुत पौधे मिलते हैं, तो तरह तरह के एनिमल और प्लांट्स रहते हैं। कुछ कुछ कंट्री जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उनमें सबसे पहला हमारा कौन सा है? इंडिया है। फिर क्या है? ब्राज़ील है, युगांडा है अफ्रीका में, नाइजीरिया है अफ्रीका में, केनिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सब नया अफ्रीका में है। ब्राज़ील जो है आपका अमेरिका में है, ठीक है। इसी तरह मलेशिया, इंडोनेशिया, ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में ये सब भी है। तो ये सारे जगह हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया में एग्जैक्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किधर पे पाए जाते हैं? ज़्यादातर वेस्टर्न घाट और आसाम में। वेस्टर्न घाट आपका कौन सा एरिया है? आपका उधर महाराष्ट्र के पास से, गोवा के पास से शुरू होकर पूरा नीचे तक जाएगा, कन्याकुमारी तक। वेस्ट साइड में तो वेस्टर्न घाट होगा, और इधर आपका ईस्टर्न साइड में आसाम जो जगह है वो हम भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो उसके हम लोग अडॉप्टेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।